नमस्कार, प्रियदर्शी आईएएस अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नेपाल में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है। 27 मार्च 2026 को नेपाल के इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन रहा, जब वहाँ के एक 35 वर्षीय बालेन शाह के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और उसके तहत ही उसे बालेन शाह को वहाँ के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है। जैसा कि मैं बताऊं कि यह आंदोलन जैनजी मूवमेंट जो चलाया गया था, और इसमें दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे। एक तो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के मुद्दे के बाद एक जैनजी मूवमेंट किया गया था, जैनजिन मूवमेंट हुआ था, और उसके बाद वहां पर सत्ता का परिवर्तन देखा गया था। खासकर उसके बाद चुनाव हुए, उसमें जो बालेन शाह है वह काठमांडू के पूर्व मेयर रह चुके हैं और रैपर हैं। बहुत अच्छा संगीत, एक गाना और रैप करते हैं, रैपर हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। उनको इस राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के जरिए ऐतिहासिक जीत हासिल हुई और उन्होंने अभी वहाँ पे एक प्रधानमंत्री का पद संभाला है। तो ऐसे में भारत और नेपाल के बीच संबंधों में क्या बदलाव आ सकते हैं या कैसा संबंध देखने को मिलेगा, इसी पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसे जो बदलाव है उसे एक पीढ़ीगत बदलाव देखा जा रहा है कि एक पीढ़ी, जो पुरानी पीढ़ी थी, जो खासकर वरिष्ठ थे काफ़ी, और उसकी जगह पे एकदम नई पीढ़ी, एक युवा एक प्रधानमंत्री नेपाल को मिल रहा है। और ऐसे में क्या हो सकता है कि बहुत सारी चुनौतियां भारत और नेपाल के बीच देखा जा सकता है, जो सकारात्मक कुछ भी हो सकता है और नकारात्मकता के दौर का भी हो सकता है। ऐसे में खासकर जो बिंदु है वह पहला बिंदु यही है कि कूटनीतिक स्थिरता को चुनौती मिल सकती है। जैसे कि भारत लंबे समय से जो राजनीतिक घराने थे, जो नेपाल के राजनीतिक, उससे बहुत अच्छा या जैसा भी एक लंबा संबंध रहा है, ऐसे में एक नया युवा पीढ़ी जो सत्ता में आया है, जो आज प्रधानमंत्री है वहाँ का, ऐसे में उस युवा पीढ़ी के साथ संवाद स्थापित करना और डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, दो चीज़ों को मेंटेन करना, उसको संतुलित करना अपने आप में एक चुनौती होगी भारत के लिए। और इसके सकारात्मक पक्ष बहुत ज़्यादा हैं और इसे सकारात्मकता के साथ लेने की आवश्यकता है, ताकि नेपाल में जो वहाँ की मूल संस्कृति थी और नेपाल की जनता जो कहीं ना कहीं भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति, सभ्यता और मूल संस्कृति के काफ़ी करीब हैं, ऐसे में उनके राजनीतिक हित और खासकर आर्थिक और जो सामाजिक हित हैं उसकी सुरक्षा की जा सके। तो ऐसे में जो पारंपरिक दल जो थे वहाँ के नेपाल, उनके साथ ना संवाद होकर अब जो नई पार्टी है, नए युवा हैं जो नेतृत्व कर रहा है नेपाल का, उनके साथ उनका संवाद, एक डायलॉग स्थापित करना भारत के लिए निश्चित रूप से एक चुनौती का कार्य है। बाद में आप देखेंगे कि चीन का बढ़ता प्रभाव, वहाँ पे चीन का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा गया था। आपने सुना होगा कि रेल और बहुत सारे जो BRI है चीन का, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, उसके जरिए वहाँ पे चीन अपना प्रभाव या दखल बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा था। ऐसे में उसके प्रभाव को कम करना भारत के लिए एक असली चुनौती होगी कि किस तरह से चीन के प्रभाव को कम कर इस हिमालयी राज्य, इस हिमालयी देश की जो संप्रभुता है उसकी रक्षा की जा सके, क्योंकि यह हिमालय पर्वत के समीप है और कहीं ना कहीं भारत की जो भौगोलिक है, भारत की जो भौगोलिकता है उसके साथ जुड़ा हुआ है, सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से और क्षेत्रीय रूप से निश्चित रूप से भारत के साथ एक अटूट संबंध है इसका। तो ऐसे में इसको भी चीन के प्रभाव से बचाना एक मतलब उसमें भी एक संतुलन की आवश्यकता होगी। साथ में आप देखेंगे सीमा और क्षेत्रीय विवाद, तो खासकर जो आपने देखा होगा काला पानी वाला क्षेत्र, इससे पहले उन्होंने नोट में नेपाल ने अपने नोट में दर्शाया था, भारतीय क्षेत्र को अपना क्षेत्र दिखाया था। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो क्षेत्रीय विवाद हैं और सीमा विवाद देखने को मिला था। तो इस सीमा विवाद और इस चुनौतियों से भारत कैसे सामना करता है, यह भी एक चुनौती का मुद्दा होगा। यह भी एक देखना होगा कि कैसे इस चीज़ को मतलब कर पाता है भारत। और उसके साथ में आप देखेंगे कि आर्थिक और जो ऊर्जा सहयोग है, तो उस पर भी हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि नेपाल एक हिमालयी राज्य है, वहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। ऐसे में वहाँ पे बहुत सारी विद्युत परियोजनाएं हो सकती हैं, जिससे नेपाल और भारत दोनों को संयुक्त रूप से लाभ हो सकता है। जो सीमावर्ती राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, जो नेपाल से लगती हुई सीमाएं हैं, वो
पश्चिम बंगाल, इन राज्यों को बहुत सहयोग हो सकता है। इसके लिए भी अभी मैं बताना चाहूँगा कि अरुण 3 और पंचेश्वर जैसे प्रोजेक्ट हैं जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इस पर भी महत्वपूर्ण रूप से कार्य किया जाना चाहिए। और इसके साथ में रक्सौल और काठमांडू के बीच की जो रेल परियोजनाएं अधर में लटकी हुई हैं, उसको भी गति देने की आवश्यकता है, ताकि भारत और जो नेपाल है, जिसके बीच कहा जाता है रोटी और बेटी का संबंध है, तो निश्चित रूप से इस संबंध को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और इसको गति मिलने की संभावना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह जो परिवर्तन हुआ है, सत्ता का परिवर्तन, यह सिर्फ एक चेहरों का बदलाव नहीं है और व्यवस्था परिवर्तन की पुकार थी। और भारत को अपने नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी जो है, पड़ोसी प्रथम की जो पॉलिसी है, जो नीति है, उसको आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और उसके तहत बहुत सारे जो विश्वास बहाली के उपाय करने होंगे और युवा नेतृत्व जो है वहाँ पर, जो 25-35 साल का एक युवा प्रधानमंत्री बने, उनके साथ एक गतिशीलता के साथ और एक भारत और नेपाल के संबंधों की जो प्रगाढ़ता है उसको देखते हुए, आगे दृष्टिगत करते हुए, उसके साथ एक नए संवाद और एक नई डिप्लोमेसी के साथ उसके साथ संबंध स्थापित किए जाने चाहिए। और इसी के साथ एक जो आर्थिक साझेदारी है दोनों देशों की, उसको भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और इसके साथ धन्यवाद आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए। आप सब कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको टॉपिक कैसा लगा और अन्य कौन सा टॉपिक आप आगे चलकर सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।